जय माता दी ऑल एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। और आने वाले 12 मिनट में आपको 12 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहली चीज़ बोलना चाहूँगा, अब एक कैप पहननी है आपको, कूल बॉस इन द एग्जामिनेशन हॉल। और अब आपके पास जो है वो बेस्ट करना है, एंड यू हैव टू टेल योर सेल्फ आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट शॉट टुडे इन द एग्जामिनेशन हॉल, नॉलेज वाइज, टाइम मैनेजमेंट वाइज, प्रेजेंटेशन वाइज। देखो, नॉलेज जितनी लेनी थी वो आप ऑलरेडी ले चुके, अब एग्जाम के इतनी पास आकर और नॉलेज एडिशनल तो और कुछ गेन नहीं करनी है, जितनी ऑलरेडी है उसी को रिवाइज करना है। और टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, वो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पूरा वो वीडियो देखा है। प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में भी आज बात करूंगा और बहुत सारी बातें करूंगा। तो मेरी तरफ से आई विल से ऑब्वियसली बेस्ट विशेस, अपनी तरफ से आप अपना बेस्ट देंगे एंड लीव द रेस्ट इन द गॉड्स हैंड। बस ये तीन चीज़ों का ध्यान रखना, यू हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट इन द एग्जामिनेशन हॉल। एंड यस, ये टाइम मैनेजमेंट जो मैंने आपको समझाया था, वेल वो टाइम मैनेजमेंट आप, अच्छा, हर पेपर में अलग अलग होगा, JIGL, कंपनी लॉ, सिविल, हर पेपर में अलग अलग होगा डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स, द डिवीजन ऑफ द क्वेश्चन। वो आपको मालूम है, यू गेट 1.8 मिनट्स फॉर 1 मार्क। दैट इज द बेसिक थिंग, 180 मिनट्स डिवाइडेड बाय 100 मार्क्स, 1.8 मिनट्स फॉर ईच मार्क, जिसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, समझना भी है, पेपर चेकर क्या चाह रहा है पूछना वो भी समझना है, और अकॉर्डिंगली आंसर दिमाग में भी फ्रेम करना है, और उसके बाद ऑन पेपर लिखना भी है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो यू विल गेट 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 5, एंड यू विल बी गेटिंग total 9 minutes for a question of 5 marks, 5.4 minutes for a question of 3 marks, and so on, 7.2 minutes for a question of 4 marks। हाँ जी, अब यहाँ पर 12 टिप्स फटाफट शुरू हो जाते हैं। पहली चीज, टिप नंबर 1, लेंथ ऑफ द सब्जेक्टिव आंसर। लीगल आंसर जो आप लंबे लंबे लिख रहे हैं, उसमें सब्जेक्टिव आंसर, मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 4A से शुरू किया पेज नंबर 1 पे, मान लो इस तरीके से, आंसर टू क्वेश्चन नंबर डैश तो छोड़ा होता है पेपर, वहां पर जिन्होंने पेपर प्रिंट किया आंसर शीट, आगे आपने 4A लिखा, 4 नंबर का क्वेश्चन है मान लेते हैं जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो। अब 4 नंबर के क्वेश्चन में प्रिज्यूम कर लेते हैं कि आपको 18 लाइंस लिख रहे हो आप आंसर में, और हर मतलब पैराग्राफ के बाद बीच में आप एक एक लाइन का गैप भी छोड़ोगे, वो भी ज़रूरी है। बीच में 2 या 3 लाइंस ब्लैंक छोड़ोगे, आप चिपका के नहीं लिखोगे पूरा का पूरा, वो ना बड़ा बोरिंग हो जाता है पढ़ने में। तो बीच में हर पैरा के बाद एक लाइन का गैप देना ही देना है, कसम खा लो कि एक लाइन का गैप देना ही देना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, मान लो 30 लाइन्स आर गिवन ऑन 1 शीट। हाँ, ये एक शीट के ऊपर टोटल 30 लाइन्स होती हैं, मालूम है। और 30 लाइन्स में आप 4 लाइनें बीच में ब्लैंक छोड़ोगे गैप्स देने के लिए पैराग्राफ वाइज, तो 26 लाइनों में आप कुछ कुछ लिख रहे हो, और वो 26 लाइनों में आप 6 to 7 वर्ड्स पर लाइन लिख रहे हो, तो 155 to 180 वर्ड्स के बीच में आपका आंसर आ गया। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स, और इसको लिखने में आपको लगभग 9 मिनट के आसपास का वक्त लगेगा, 9 मिनट्स और लेस देन 9 मिनट्स में आपको खत्म करना है, ये आपका मतलब टाइम टारगेट है। एंड हाउ टू प्रेजेंट और राइट द आंसर, हाउ टू डील विद द ट्रिकी क्वेश्चंस, वो मैंने पहले भी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाकर दिए हैं। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दे दूंगा, देखने का मन करे तो देख लेना, अगर आपने पहले देखे हुए हैं तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। ट्रिकी क्वेश्चंस जो इंस्टीट्यूट पूछता है, क्राइटेरिया बेस्ड, घुमा घुमा कर। और एक चीज बोलूंगा, मेरी वो जो सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज है ना, वो जरूर देख लेना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मीटिंग, और उसके अलावा बाकी भी चैप्टर्स। तो मतलब यू विल फील लाइक 5 घंटे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऊपर से स्पीड अप और करने का मन करे तो वो भी कर लेना यार, आप स्पीड अप करके और देख लेना हेडफोन लगाकर, यू कैन डू दैट। अब जहां तक लीगल कॉन्सेप्ट्स की बात है, टिप नंबर 3, लीगल कॉन्सेप्ट्स सॉलिड चाहिए चाहिए, और वो मल्टीपल रिवीजन से आते हैं, वो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ ऑलरेडी हो चुका है। बस एक चीज बोलूंगा, डोंट राइट द रॉन्ग सेक्शन नंबर। टाइटल जरूर लिखना अपना बढ़िया से, और टाइटल्स पहले से याद करके जाओ यार, जो आपने बुक्स में टाइटल्स पढ़े हैं हर चीज के, वो याद करके जाओ। नाउ डोंट राइट द रॉन्ग सेक्शन नंबर, स्पेशली कंपनी लॉ की बात कर रहा हूँ, एंड इट इज कंसिडर्ड एज डबल मिस्टेक अगर आपने आंसर में सेक्शन नंबर गलत लिखा। मान लो आपसे कोरम के बारे में पूछ रहे हैं, कोरम का सेक्शन नंबर 174, कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग, सेक्शन नंबर 174, आपने गलती से लिख दिया सेक्शन नंबर 184 जो कि है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। अब आपने अंदर कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग के बारे में आंसर सही लिखा है, लेकिन ऊपर सेक्शन नंबर 174 के बजाय आपने 184 लिख दिया, गलत सेक्शन नंबर लिख दिया। डबल मिस्टेक क्यों माना जाएगा? नंबर 1, आपको कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग का सेक्शन नंबर याद नहीं है। नंबर 2, आपको ये याद नहीं है जो आप 184 लिख रहे हो कि वो एक्चुअली वो तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का था। तो मतलब उसको सिंगल मिस्टेक नहीं मानेगा पेपर चेकर, उसको डबल मिस्टेक मानेगा, गुस्से में मार्क्स ज्यादा काट लेगा, आपको लगेगा इतने सारे नंबर काट लिए, एक सेक्शन नंबर गलत लिखा बस। और जबकि उसके अंदर मैंने आंसर तो बिल्कुल सही लिखा था, लिखा तो मैंने कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग के बारे में ही था, और बिल्कुल लीगली सही आंसर है, बस सेक्शन नंबर ही तो गलत लिखा, लेकिन उसको माना क्या जा रहा है? डबल मिस्टेक, कि आपने 174 की जगह 184 कैसे लिख दिया।
तो इसका मतलब आपको एक तो कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग का सेक्शन नंबर याद नहीं है, दूसरा आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ये याद नहीं है कि 184 तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है. देन प्रॉपरली राइट द टाइटल ऑफ एवरी आंसर जब आप आंसर लिखें, एंड इन एवरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन विल स्टार्ट द आंसर विद, जब भी आपको केस स्टडी बेस्ड आता है तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में ऊपर उसका टाइटल जरूर लें. लोन टू डायरेक्टर है या बायबैक है, जो भी है, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज है. इन शॉर्ट नोट्स ऑल्सो एंड इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दोनों में गिव वन लाइन गैप बिटवीन ऑल पैराज. ये बहुत ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कई बच्चे चिपका कर पूरा पेज भर देते हैं, चिपका चिपका कर लिखते हैं, बीच में एक एक लाइन का गैप नहीं देते. इतना गंदा लगता है ना वो, मतलब ऐसा लगता है कि पेपर चेकर को तकलीफ दे रहे हो आप, तो आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी, आपके मार्क्स कम हो जाएंगे. तो बीच में एक पैरा खत्म करो, एक लाइन का गैप जरूर दो, फिर नेक्स्ट पैरा. फॉर ईच पैरा क्रिएट अ सब टाइटल अगर पॉसिबल है तो. एंड देन शॉर्ट नोट्स जब लिख रहे हो तो पहले जनरल रूल लिखो और उसके बाद उसकी एक्सेप्शंस. जैसे हम बात करते हैं ना वहाँ पर जनरल रूल और एक्सेप्शंस में, व्हेन वी से डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, और पहले हम लिखते हैं इंडोर मैनेजमेंट का मतलब क्या है, उसके बाद हम लिखते हैं उसकी एक्सेप्शंस क्या हैं. अगर इस तरीके की क्वेश्चंस हैं तो समझ में आ गई बात, पहले जनरल रूल भी लिखना है फिर एक्सेप्शंस लिखनी है. देन क्वेश्चन मतलब टिप नंबर 5 को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 5A 5B 5C. और हम कह रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर अच्छी कमांड होनी चाहिए. थॉरोली प्रोफेशनल लैंग्वेज लिखो, ऐसा लगे कि क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को, अपने चेयरमैन को अगर कोई एडवाइस देता, लीगल एडवाइस, तो किस लैंग्वेज में होती, कोशिश करो कि वो लेवल आ जाए. और अनइम्प्रेसिव लैंग्वेज ना हो. अगर लैंग्वेज प्रोफेशनल नहीं है, ग्रामेटिकली परफेक्ट नहीं है, तो वो अनइम्प्रेसिव लगती है. और प्रॉब्लम इज ग्रामर, देन अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर वाकई गड़बड़ है तो आंसर में बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखने के बजाय पॉइंट वाइज फॉर्म में आंसर लिखो, ये सॉल्यूशन है. इंस्टीट्यूट में भी पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएसआई ने बोला हुआ है कि कई बच्चों की आंसर शीट में टेक्निकल पॉइंट सही थे, लेकिन ग्रामेटिकल प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि पेपर चेकर को मार्क्स काटने पड़ते हैं ग्रामर की वजह से, इंग्लिश ग्रामर की वजह से. हम चाहते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लोग क्वालिफाई होकर सीएस बनकर जाएं उनकी इंग्लिश ग्रामर सही हो, घटिया ग्रामर वाले लोग ना जाएं. मतलब ये वाली बात भी बोल चुके हैं पास्ट प्रेसिडेंट आईसीएसआई, मैं नहीं बोल रहा हूँ. तो ये भी एक एस्पेक्ट आता है यार. तो उससे डील आप कैसे करोगे, तो यू डोंट राइट बिग पैराज, यू राइट योर आंसर्स इन द पॉइंट वाइज फॉर्म. फॉर द टाइमिंग, आने वाले टाइम में अपनी ग्रामर जरूर सुधार लेना. ये तो आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करोगे तो करना ही पड़ेगा. देन आई विल से गोइंग ऑन फर्दर, लैंग्वेज शैल नॉट बी सच, जैसे कि 7वीं के बच्चे ने लिखा हो, कईयों की तो हैंड राइटिंग आज तक वैसी है जैसे 7th क्लास के बच्चे की होती है, लेकिन लैंग्वेज तो वो ना हो. डेट्रीमेंटल लिख रहे हैं आप, डेट्रीमेंटल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, हार्मफुल नहीं लिख रहे हैं. डेट्रीमेंटल का मतलब हार्मफुल, लेकिन लिख रहे हैं डेट्रीमेंटल, लीगल वर्ड यूज कर रहे हैं. बाकी आप लीगल टर्मिनोलॉजीज जो हम हमेशा बोलते हैं, कीवर्ड्स, वो तो आप सही लिखोगे ही लिखोगे, बट लैंग्वेज भी अच्छी बनाकर लिखिए. और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, राइट द स्ट्रेट आंसर, एक्यूरेट आंसर. हवाई वेग लैंग्वेज मत लिखो यार, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के साथ. मैंने पास्ट चेक्ड आंसर शीट्स देखी हैं, वेग लैंग्वेज लिखते हैं तो पेपर चेकर सेंस कर लेता है कि स्टूडेंट को रिक्विजिट नॉलेज नहीं है, और पूछा कुछ और है लीगल आंसर, और जनरल बातें कर रहा है बच्चा इंडियन इकोनॉमी के बारे में, जनरल बातें कर रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में. अबे क्या दिखा रहे हो यार, तुमसे जो पूछा है लीगल क्वेश्चन है, लीगल कॉन्सेप्ट है, उसका सही सही सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड लीगल आंसर दो. इधर उधर की फालतू दुनिया की बातें क्यों कर रहे हो यार. मतलब वो वेग आंसर नहीं चाहिए, टू द पॉइंट वही चाहिए जो आईसीएसआई के मॉड्यूल में उस टॉपिक के ऊपर लिखा है, वो चाहिए. आसपास की इधर उधर की बातें नहीं चाहिए आपसे. देन छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं ना 3-3 नंबर वाले, कंपनी लॉ में अभी भी आते ही हैं. देन डोंट रिपीट द सेम पॉइंट सेम लाइन बाय चेंजिंग द वर्ड्स अगेन एंड अगेन. वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस चेंज किया, एक ही लाइन को रिपीट मार रहे हैं. राम ने श्याम को थप्पड़ मारा, श्याम ने राम से थप्पड़ खाया, यही मतलब उसी चीज को रिपीट करके लिख रहे हो. ये काम नहीं कर सकते आप. छोटे वाले क्वेश्चंस में तो बिल्कुल नहीं कर सकते, बड़े वाले में 5 नंबर का क्वेश्चन है फिर भी कर सकते हैं, लेकिन छोटे वाले क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं कर सकते. 3 नंबर का क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट द आंसर टू द पॉइंट एंड गिव द मैक्सिमम कॉन्सेप्ट इन द शॉर्टकट आंसर. 3 नंबर का क्वेश्चन है, उसके अंदर आप 3 पॉइंट्स लिख रहे हो, 1 2 3, 3 पॉइंट ही बढ़िया काम के हैं, तो 3 पॉइंट आपने लिखे, कहानी खत्म हो गई. कंक्लूजन कुछ लिखना है तो लिखो, नहीं बनता तो मत लिखो. और अगर 5 पॉइंट आपको आते हैं तो 5 पॉइंट लिखो उसमें, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट्स में कहानी खत्म करो उसके अंदर. और अलग अलग 5 इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हो आप, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर 5 इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हो, 5 लीगल कॉन्सेप्ट्स बता रहे हो एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर जो छुपे हुए हैं सब कॉन्सेप्ट्स, हो गया आपका काम. एक ही चीज को बार बार आप एक पॉइंट लिखा उसी को वर्ड्स में घुमा रहे हो, ये काम छोटे आंसर्स में, छोटे क्वेश्चंस में बिल्कुल नहीं कर सकते. नेक्स्ट वन, टिप नंबर 7, परफेक्शन इन फर्स्ट आंसर. जो भी आप सबसे पहले अटेम्प्ट करो, चाहे आप क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करो,
चाहे आप क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करो, क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करने का मन है, क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करो, क्वेश्चन नंबर 5 में लेकिन फिर जितने भी उसके पार्ट्स हैं, पार्ट ए बी सी डी ई, सारे के सारे बिल्कुल परफेक्ट वाले होने चाहिए। एंड ओपनिंग लाइंस शैल बी परफेक्ट एज पर लीगल सेक्शन 152 प्रोवाइड्स दैट, समथिंग लाइक दैट। तो या एज पर सेक्शन 174 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो जो भी आप लिख रहे हो उसकी ओपनिंग लाइन बढ़िया सी हो, लास्ट में कंक्लूजन अच्छा सा हो। इम्परफेक्शन इन द फर्स्ट आंसर क्रिएट्स ओवरऑल नेगेटिव इंप्रेशन। अगर आप सोचते हो मैं क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरू करूं, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 आपका बहुत बढ़िया नहीं है और उसके 4 पार्ट्स में से या 5 पार्ट्स में से आपके 3 पार्ट्स बढ़िया हैं, 2 बेकार हैं, मत करो ऐसे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू ही मत करो। क्वेश्चन नंबर 4 5 जहां आपको सारे पार्ट्स बहुत बढ़िया से आते हैं वहां से शुरू कर लो। सो ये एक एस्पेक्ट है, और मैं तो कहूँगा ये हमेशा बोलता हूँ, परफेक्शन इन एटलीस्ट फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। पहले 2 घंटे, पहले 2.5 घंटे जो लिखो बहुत ही बढ़िया लिखो, बहुत ही बढ़िया लिखो। लास्ट में जाकर ना आप ऊपर नीचे थोड़ा सा कर सकते हो, अबव पार बिलो पार जो भी है चला गया, लेकिन पहले 4 क्वेश्चंस तो बहुत ही बढ़िया करो। और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मतलब 4 क्वेश्चंस तो ऐसे हों जिसके सारे पार्ट्स आपको बढ़िया बढ़िया आते हैं, तो मैं कहूँगा मज़ेदार है फिर। देन क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ पार्ट्स बहुत बढ़िया आते हैं, कुछ उतने अच्छे नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 1-2 पार्ट्स आते हैं, 1-2 पार्ट्स नहीं आते, चल जाएगा वो लास्ट में जाकर। देन मतलब वो वाले क्वेश्चंस एंड के लिए रखो जहां पर आपका मामला थोड़ा सा किसी पार्ट में हिला हुआ है। फर्स्ट अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड देन राइट द आंसर अकॉर्डिंगली। डोंट राइट लॉन्ग स्टोरीज। मैंने प्रैक्टिकली देखी हैं ऐसी आंसर शीट्स, लंबी लंबी कहानियां लिखी हैं जिनका एक्चुअली क्वेश्चन से कुछ लेना देना ही नहीं है, मतलब आंसर में ऐसी लंबी लंबी कहानियां लिखी हुई हैं, रामायण महाभारत वटेवर, मतलब दुनिया भर की बातें लिखी हैं, उस चैप्टर में से लिखी हैं सर हमने जिस चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। So don't write the long stories in the answer which have nothing to do with the given question, though the stories are connected with the chapter to which the question is related। लेकिन फालतू बातें लिखोगे ना, you will get 0 out of 5। आलतू फालतू बातें लिखने का कुछ नहीं मिलेगा आपको। मे बी कोई तरस खा जाएगा तो आधा नंबर दे देगा, हाफ आउट ऑफ 5। आलतू फालतू 1-2 लाइन काम की थी बस, उसी का मिल जाएगा, बाकी नीचे तो क्रॉस मार देंगे, छोड़ देंगे। देन देन गोइंग ऑन फर्दर, क्वेश्चन नंबर 9 जहाँ पेज नंबर 1 पे या जहाँ पर भी प्रिंटेड पेजेस हैं, पेज नंबर 1 पे ही आपको लेफ्ट मार्जिन में लिखा हुआ मिलता है आंसर टू क्वेश्चन नंबर डैश, उसी के आगे लिख लो आप क्वेश्चन नंबर कि आप आंसर कौन सा करने वाले हो, 4A 4B 4C जो भी करने वाले हो। और अगर मान लो आपका पेपर 2 पार्ट्स में है, जैसे कंपनी लॉ है पार्ट 1 पार्ट 2, या कोई भी पेपर है, CMSL है, कोई भी पेपर है पार्ट 1 पार्ट 2 या पार्ट ए पार्ट बी, अगर पार्ट ए पार्ट बी के फॉर्म में है तो पार्ट ए पार्ट बी लिखना है आपको फर्स्ट पेज के ऊपर, और अगर मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 की फॉर्म में तो पार्ट 1 पार्ट 2 लिखना है आपको स्पेशली। और ये टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज पे लिख लो आप जहाँ शुरू कर रहे हो। डोंट वेस्ट द स्पेस इन बिटवीन बड़ा बड़ा लिखने में, हैंड राइटिंग लेजिबल होनी चाहिए। अच्छा, लेफ्ट राइट मार्जिन फालतू में क्रिएट करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, देयर इज़ नो नीड ऑफ वो स्केल उठाया बैठ के मार्जिन बना रहे हैं जैसे बचपन में करते थे स्कूल में, नहीं करना वो काम। और जो मैं बोल रहा हूँ कि आपको पार्ट ए पार्ट बी जैसे क्रिएट करना है तो टॉप ऑफ द पेज पे जो जितनी खाली स्पेस है उतने में ही लिखना है, उसके नीचे जहाँ आंसर नंबर क्वेश्चन आंसर टू क्वेश्चन नंबर डैश जगह छोड़ी है उसके आगे आप क्वेश्चन का नंबर लिखोगे। और जब आप मान लो क्वेश्चन नंबर 4A अटेम्प्ट कर रहे हो, आधे पेज में आपका आंसर कंप्लीट हो गया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आधे पेज में आंसर कंप्लीट हो गया। अब इसके नीचे आधा पेज आपको बेकार छोड़ना है, यहाँ पर 4B का आंसर इसके नीचे नहीं लिखना आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 4B का आंसर नीचे नहीं लिखना। और ये जो मैं बता रहा हूँ पार्ट बी, जैसे यहाँ लिखा है पार्ट ए पार्ट बी, ऊपर ऊपर छोटा छोटा लिखना है, तो उस चीज़ को ज़रूर अच्छे से फॉलो करना। ऐसा काम नहीं करना, मैंने बच्चों को ऐसे करते हुए देखा है, जहाँ आंसर टू क्वेश्चन नंबर ऑलरेडी लिखा था, इंस्टीट्यूट ने प्रिंटेड में दिया है, उसको तो इग्नोर किया, इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे पार्ट ए पार्ट बी, उसके नीचे फिर अपना खुद का बनाएंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4A या क्वेश्चन नंबर 4B वटेवर। ऐसे काम नहीं करने हैं, बिल्कुल भी नहीं करने हैं। और एक चीज़ और भी आपको यहाँ पर बोल दूँ, जब ये सारी बातें हो रही हैं, कई बच्चों को देखा सर हमने यहाँ पर ओम बना दिया, हमने यहाँ स्वास्तिक बना दिया, सो आई से डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। या आपकी जो भी रिलीजन को आप मानते हो, जो भी जिन भगवान जी को आप मानते हो, अपने मन में उनका नाम लेकर उनका आशीर्वाद लेकर शुरू करो, बट यहाँ पर आपको अपने रिलीजियस सिंबल्स नहीं 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 बनाने। अपना फ़ोन नंबर बिल्कुल मत लिख देना आंसर शीट के अंदर, फिर ICSI से नोटिस आएगा और उसमें आएगा आपको CS रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है। ऐसे कोई भी सिंबल्स आप बनाओगे रिलीजियस सिंबल्स या फिर अपना फ़ोन नंबर लिखोगे तो आपका ICSI रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल किया जाता है। और CA इंस्टीट्यूट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट्स को भी इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको नहीं देंगे एडमिशन, आपको एडमिशन नहीं देंगे, आपको हर जगह से
खत्म हो गया आपका करियर का स्कोप सीए सीएस सीएमए में। और उसके बाद फिर बच्चे रोते, मेरे पास ऐसे केसेस आ चुके हैं, बच्चे रोते हुए आते हैं, सर हम तो आउट ऑफ रिलीजियस सेंटीमेंट, हमने रिलीजियस सेंटीमेंट की वजह से अपना यहाँ पर कुछ सिंबल बना दिया था। डोंट 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 डू दैट। आईसीएसआई टॉलरेट नहीं करता। आपकी जो भी रिलीजियस फीलिंग्स हैं अपने दिल में रखिए, सर झुकाइए, आंसर शीट पे लिखना शुरू करने से पहले ऊपर वाले को प्रे कीजिए, जिस भगवान को आप मानते हैं उसकी ब्लेसिंग मांगिए, ब्लेसिंग लीजिए और आंसर लिखना शुरू कीजिए, बट डोंट राइट योर रिलीजियस फीलिंग्स इन योर आंसर शीट। देन टिप नंबर 10, वेल इकोनॉमिक लॉ का पेपर हो, जेआईजीएल का हो, सीएमएसएल का हो, सुबिल का हो, कोई भी पेपर हो, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जब आपको कोई टॉपिक दिया गया है, अब जैसे सुबिल है तो उसमें एलएलपी एक्ट भी है, उसके अंदर दूसरे एक्ट्स भी हैं, मतलब ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी अदर लॉज, उसमें लेबर लॉज भी हैं। आपको ना पहले तो वो मान लो उन्होंने कोई एक टॉपिक पकड़ा दिया कि इस टॉपिक के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, सबसे पहले तो ये सोचो कि ये वाला टॉपिक कौन से वाले चैप्टर में था, फिर उस टॉपिक में उस चैप्टर में क्या बताया गया था, फिर उस टॉपिक के ऊपर यू आर राइटिंग फॉर योर ओन पर्टिकुलर आंसर, लीगल आंसर। फॉर एग्जाम्पल सुबिल में एक टॉपिक है एंजल टैक्स। अब भाई एंजल टैक्स स्टार्टअप कंपनीज वाले चैप्टर में है, स्टार्टअप कंपनीज में जो एंजल इन्वेस्टर होता है वो जब इन्वेस्टमेंट करता है प्रॉफिट होता है उसके ऊपर एंजल टैक्स पे करता है। मतलब नाउ द थिंग इज आपको याद ही नहीं आ रहा कि एंजल टैक्स कौन से टॉपिक में था, आप अपनी कहानियां लिख रहे हो, कोई परियां होती हैं जो परियां इन्वेस्ट मतलब हिंदुस्तान में पैसा इन्वेस्ट करती हैं तो फिर उनको टैक्स देना पड़ता है। अबे फालतू की आलतू फालतू कहानियां नहीं लिखनी है आपको। आपको पहली बात तो ये मालूम होना चाहिए वो स्टार्टअप कंपनीज के साथ कनेक्टेड है, उसका प्रोविजन क्या था, इनकम टैक्स एक्ट में उसको लेकर प्रोविजन क्या है। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यू कैन चेंज द एग्जाम्पल, एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स कैन बी देयर, मैनी एग्जाम्पल्स कैन बी देयर। तो ऐसी कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ में एक पर्टिकुलर टॉपिक आ गया जिसके ऊपर मतलब वो पूछ रहे हैं आपसे सेटलमेंट डेट क्या होती है, जब मेरी गर्लफ्रेंड के साथ सेटलमेंट हुआ था वो सेटलमेंट डेट है, ऐसे थोड़ा ना लिखोगे यार। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कहाँ से आया है, तो अकॉर्डिंगली उसमें लीगल प्रोविजन क्या है वो लिखो। फालतू कहानियां लिखने वाले स्टूडेंट्स की आंसर शीट्स मैंने देखी हैं प्रैक्टिकली पास्ट में, तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ गड़बड़ियां मत करना प्लीज। नाउ इफ द क्वेश्चन कंटेन्स पर्टिकुलर टॉपिक बट the act, the law, the regulation connected with such topic is not specified in the question, first of all identify the act, law, regulation to which that topic belongs and then write the answer accordingly। तो पहले तो आइडेंटिफाई करो कि वो जो टॉपिक दिया हुआ है वो किस एक्ट, किस लॉ, किस रेगुलेशन के साथ कनेक्टेड है, फिर अकॉर्डिंगली उसका टाइटल बनाओ और उसका जो उस एक्ट में, उस लॉ में, उस रेगुलेशन में जो कॉन्सेप्ट है वो लिखो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपनी तरफ से हवाई कहानियां शुरू मत कर देना। कॉम्बिनेशन के ऊपर आ गया सर, इकोनॉमिक लॉ में कॉम्बिनेशन, तो हमने अपने दोस्तों का जो कॉम्बिनेशन बना रखा है ना उसी के बारे में लिख दिया। अबे सेक्शन 5 पूछा था, सेक्शन 6 पूछा था, या उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूछा था, दैट वाज सेक्शन 20 और सेक्शन 29 है, 30 31 वो पूछा था। तो आप अपनी कहानियां लिखकर आ गए हो कॉम्बिनेशन के ऊपर, तो नहीं चलेगा यार कि कोई भी कॉम्बिनेशन बना दिया आपने। नाउ आई से टिप नंबर 11, tip number 11 very important, always carry some notes books of the next paper in the examination hall। पेपर नंबर 1 देने जा रहे हो, पेपर नंबर 2 की बुक्स या कुछ नोट्स, कुछ चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स साथ लेकर जाओ और स्टार्ट स्टडिंग इमीडिएटली द नेक्स्ट पेपर, इमीडिएटली आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल एंड सम इजी स्मॉल चैप्टर्स। तो पहला पेपर देने के लिए गए फॉर एग्जांपल जेआईजीएल का, तो साथ में कंपनी लॉ का कुछ मटेरियल लेकर गए हैं, डिविडेंड का चैप्टर लेकर चले गए, या मॉर्गेजेस चार्जेस का चैप्टर लेकर चले गए साथ में, या फिर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट लेकर चले गए, छोटा सा कोई चैप्टर। और एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते ही पहले वाला क्वेश्चन पेपर बंद किया, ना फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है तेरा क्या हुआ मेरा क्या हुआ, इस क्वेश्चन में क्या था उसमें क्या था, ना खुद बुक खोलकर अपने नोट्स खोलकर इवेल्युएट करना है कि मैंने ये वाला क्वेश्चन ठीक किया या गलत किया, कुछ भी नहीं करना। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर आप ऐसा कर रहे हो और आपके फ्रेंड की गलती निकल आई या आपकी गलती निकल आई और उसकी वजह से आगे वाले पेपर का मोमेंटम खराब हो गया। आपको सिर्फ जो क्वेश्चन पेपर आपने जेआईजीएल का पेपर दिया, क्वेश्चन पेपर बंद किया और क्वेश्चन पेपर बंद करके भगवान जी के पास जिनको आप मानते हो वहां रख दो, बाद में देखेंगे, पहले सारे पेपर खत्म हो जाएं बाद में देखेंगे, देखना होगा बाद में देखेंगे, जो होना था वो हो चुका, अब अगले पेपर पे बेस्ट देना है और अगली बॉल पे छक्का मारना है, अट्ठा मारना है, जो भी है। तो अगले पेपर के नोट्स निकाले और पढ़ाई करना शुरू इमीडिएटली। जैसे मैं कहूँगा, मतलब अपने स्टूडेंट्स को मैं बोलूँगा कि ऐसा भी कर सकते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले, जेआईजीएल से जर्नल मीटिंग का चैप्टर हाथ में है, सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ जर्नल मीटिंग इन 1 आवर, नोट्स पकड़े और 1 घंटे में जर्नल मीटिंग खत्म, या 5 घंटे के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खत्म, सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो रिवीजन नोट्स पकड़े और साथ के साथ खत्म कर लिया, निपटा लिया। तो
आई से नेक्स्ट पेपर के नोट्स साथ में लेकर जाओ हर बार। फर्स्ट पेपर देने के लिए जा रहे हो, सेकंड पेपर के नोट्स साथ में होने चाहिए। सेकंड पेपर देने जा रहे हो, थर्ड पेपर के नोट्स साथ में होने चाहिए। थर्ड पेपर देने जा रहे हो, फोर्थ पेपर के नोट्स साथ में होने चाहिए। एंड वेल इजी स्मॉल चैप्टर फटाफट कोई बाहर आते ही निपटाना है एज सुन एज यू कम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। तो मतलब क्वेश्चन पेपर को डिस्कस नहीं करना, ना फ्रेंड्स के साथ ना अपने खुद के साथ, किसी के साथ भी नहीं, नो वेयर। एंड डोंट डिस्कस द क्वेश्चन पेपर एज वी आर सेइंग विद एनीवन इंक्लूडिंग योर ओन सेल्फ। ये टिप नंबर 11। एंड टिप नंबर 12, ये सारा सामान आपको अपने साथ लेकर जाना है। एडमिट कार्ड लेकर जाना है, ICSI स्टूडेंट ID कार्ड लेकर जाना है, आधार कार्ड की कॉपी लेकर जाइए, बॉल पेन लेकर जाइए। वेल अच्छा, ये तो ओल्ड सिलेबस वालों को हम बोलते हैं, ये ओल्ड सिलेबस वाले जो थे अब तो वो कहानी खत्म हो गई। ओल्ड सिलेबस वाले जो थे कि भाई OMR वाले MCQ टाइप क्वेश्चन है, उसके लिए आप ब्लू या ब्लैक कलर का बॉल पेन लेकर जाओ, वो उनके लिए था, ओल्ड सिलेबस वालों के लिए वो कहानी निपट गई। देन ब्लू पेन ज़रूर लेकर जाओ, मे बी बॉल पेन, मे बी जेल पेन, मे बी पायलट पेन, तीनों चलेंगे, तीनों चलेंगे। वेल लेकिन ब्लू पेन होना चाहिए, ब्लैक पेन नहीं चलेगा, ब्लू पेन होना चाहिए। बॉल पेन भी चलेगा, जेल पेन भी चलेगा, पायलट पेन भी चलेगा फॉर राइटिंग द आंसर्स इंक्लूडिंग द हेडिंग्स एंड नो अदर कलर। ब्लैक पेन नहीं चलेगा, नो ब्लैक बॉल पेन, नो ब्लैक जेल पेन, नथिंग। मल्टीपल पेन्स, हाँ ब्लू कलर के मल्टीपल पेन्स लेकर जाओ, एक पेन खराब हो गया तो दूसरा पेन हैंडी होना चाहिए। एक बड़ी सी रिस्ट वॉच पहन कर चाहिए जिसमें टाइम बड़ा बड़ा आराम से दिखता हो, और ताकि आप वो 27 मिनट्स या जो भी आपका 5 मिनट्स क्वेश्चन है तो 9 मिनट्स अवेलेबल, 5 मार्क्स क्वेश्चन 9 मिनट्स अवेलेबल, तो वो सब आपका बढ़िया से आप देख सको। सेल फोन्स आर नॉट अलाउड इनसाइड, वो आप ले नहीं सकोगे टाइम देखने के लिए। देन कैलकुलेटर ऑफ द फॉर द कंपनी लॉ पेपर ऑल्सो, टैक्स पेपर, सिक्योरिटी लॉ पेपर, अकाउंट्स पेपर, FM पेपर, इन सब के लिए। हाँ जी, कंपनी लॉ के पेपर के लिए, सिक्योरिटी लॉ के पेपर के लिए आपको चाहिए होगा कैलकुलेटर, लेकर जाना भूल मत जाना। देन वाटर बॉटल ज़रूर अपनी पर्सनल साथ में कैरी करो। सम नोट्स ऑफ द नेक्स्ट एग्जाम मैंने ऑलरेडी बता दिया। कूल एंड डिटरमिन्ड ब्रेन, आपको मालूम होना चाहिए आई एम द कूल बॉस, दैट्स इट। और अब 3 घंटे बैठकर अपना बेस्ट करना ही करना है, 3 घंटे पूरे स्पेंड करने हैं, 3 घंटे से पहले निकलना नहीं है, और 3 घंटे में अपना बेस्ट देना ही देना है। 80 नंबर का पेपर आता है तो उसको इतना बढ़िया अटेम्प्ट करना है 80 नंबर को कि भाई 60 आउट ऑफ 80 आने चाहिए भाई, इतना बढ़िया अटेम्प्ट करना है, एक एक चीज़ इतने बढ़िया से लिखनी है, लेकिन 3 घंटे पूरे वसूल करके जाने। देन ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स एंड गॉड्स, वो भी साथ लेकर जाइए, सुबह सुबह उनसे मांगिए और मांग कर लीजिए कि भाई ब्लेसिंग्स चाहिए, एंड मेरी गुड विशेस भी लेते जाइए साथ साथ, वो तो हैं ही हैं, दे आर ऑलवेज देयर। एंड आफ्टर एग्जाम जो मैंने बोल दिया ऑलरेडी, डोंट डिस्कस द क्वेश्चन पेपर विद फैमिली फ्रेंड्स, किसी के साथ डिस्कस नहीं करना है, और वो क्वेश्चन पेपर ले जाकर अपने भगवान जी के चरणों में रख देना है जिनको आप मानते हैं। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 8448804439। सो गॉड ब्लेस यू एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करना भूल मत जाना। तो आपके ये 20 मिनट अप्रॉक्सीमेटली मैंने लिए, लेकिन ये बहुत काम आने वाले हैं सारे पेपर्स में, तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच, जय माता दी।